वेलकम इन जीएस स्टडी। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस तरीके से वो बनाई गई, कैबिनेट मिशन आया और सीटों का आवंटन हुआ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस संविधान सभा ने अपना जो कार्य है वो किस तरीके से ये करती है। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली आज का लेक्चर रहेगा। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। देखिए दोस्तों, जब कोई बैठक या आप अधिवेशन कहिए इसको, जब भी शुरू होती है तो बैठक को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की ज़रूरत पड़ती है। तो संविधान सभा ने अपना जो अध्यक्ष है वो किसे चुना? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये अस्थायी थे, अर्थात कि ज़्यादा देर तक ये अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे। अब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तो भला इसे ही अध्यक्ष क्यों चुना गया? इसका भी एक रीज़न है। संविधान सभा में सबसे आयु के आधार पर सबसे बड़े वरिष्ठ व्यक्ति थे ये, इसलिए इन्हें चुना गया बतौर अध्यक्ष। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें आयु के आधार पर चुना गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो आगे जाके बाद में इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी निर्वाचित किया जाएगा। तो आगे देखिए, फिर हुआ कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जिनमें संविधान सभा या संवैधानिक ढांचे की कुछ झलकियां दिखाई गई थी। और इन्हीं के प्रस्ताव में जो है संविधान सभा की कुछ विशेषताएं भी अंकित की गई। देखिए अब इसमें क्या क्या किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि जो हमारा देश है, सभी देश, वो होगा एक स्वतंत्र, समप्रभु और गणराज्य। ठीक है जी। अब स्वतंत्र, समप्रभु, गणराज्य क्या होता है? देखिए, स्वतंत्र अर्थात आज़ाद, जिस पर कोई दूसरा राज्य जो है शासन नहीं कर सकता। ठीक है जी, स्वतंत्र। समप्रभु का अर्थ क्या होता? एक ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में अपना जो निर्णय है स्वयं लेता है, क्या दूसरों की कोई हस्तक्षेप नहीं होता इसमें, तो उसे समप्रभु राज्य कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप सबने समझना है। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य वह राज्य होता है जिसका जो मुखिया होता है उसका जो चुनाव है वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है। तो ठीक है जी, तो उसको चुना जाता है जनता द्वारा, वह होता है गणराज्य। ठीक है, ये बात भी इसमें की गई। दूसरी बात की गई कि शक्ति का जो स्रोत होगा वो होगी जनता। जनता शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत। देश के मुखिया को जितनी भी शक्तियां मिलेगी वो जनता द्वारा मिलेगी। जनता निर्वाचन करेगी, जो चाहे अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष तौर पर किया जाए चुनाव, तो जनता द्वारा जो शक्तियों का स्रोत रहेगा वो जनता होगी। उसके बाद भारतीय जो लोगों को है वो सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे।
सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार भी इन्हें दिए जाएंगे। और उसके बाद एकता की बात की गई, ठीक है, कि भारतीय संघ की जो एकता को, अखंडता को अक्षुण्ण रखा जाएगा। ठीक है जी, एकता हो गया। उसके बाद सुरक्षा, सुरक्षा किसकी? अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़ा वर्ग हो गया, है ना, जनजातीय क्षेत्र हो गए, इनकी सुरक्षा के लिए प्रावधान भी किया जाएगा। और उसके बाद क्षेत्र की बात करें हम, इस भारतीय संघ में जो भी क्षेत्र, चाहे वो आंतरिक क्षेत्र हो, चाहे वो बाहरी क्षेत्र हो, कोई भी रियासत हो, जो भी इसमें शामिल होंगी वो इस भारतीय संघ का हिस्सा बनेगी। संघ का हिस्सा। आप संघ शब्द से परिचित होंगे। संघ शब्द वह होता है जिसमें अगर कोई भी क्षेत्र है, इकाइयां हैं, इसमें सम्मिलित हो जाती है तो उन्हें अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भी क्या लिखा है कि भारतीय राज्यों का संघ होगा, अर्थात जो राज्य उसमें जुड़े हैं उन्हें अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है जी, ये सब प्रावधान जो है उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखे थे। आगे बात करेंगे हम स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा इसमें परिवर्तन हुआ। स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में आया था, इसमें कुछ परिवर्तन किया। क्या क्या परिवर्तन किए कि अब जो संविधान सभा है वो स्वयंप्रभु निकाय उसको बनाया गया। मैंने आपको संप्रभु शब्द का अर्थ पहले ही स्पष्ट करा दिया है। वह सभा जिस पर किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होता, जो अपने निर्णय स्वयं लेती हो। अब जो है ये सभा संप्रभु निकाय बन चुकी थी। दूसरा, इसे जो है पहली संसद, स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए प्रश्न आता है स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी? संविधान सभा थी। अब जब संसद इसको बनाया गया तो इस संसद जो है कानूनों को का निर्माण भी करेगी, कानूनों को लागू भी करेगी। तो इसने दो तरह के कार्य किए। पहला था कानून लागू करना, दूसरा था जो वो पहले से करती आ रही थी, संविधान का निर्माण। अब देखिए, देश को चलाने के लिए आम कानून को लागू करना और दूसरा संविधान का निर्माण करना, ये दो तरह के कार्य कर रही थी। अर्थात एक विधायिका के रूप में संविधान सभा अपनी भूमिका निभा रही थी। प्रश्न ये भी आता है कि स्वतंत्र भारत की पहली विधायिका कौन थी? तो हमारी संविधान सभा थी। आप देखेंगे अब दो तरह के कार्य हो रहे हैं तो दो अध्यक्ष भी होंगे अलग अलग। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उसमें कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बतौर अध्यक्ष होते थे जब संविधान का निर्माण होता था। जब कानून बना दिए जाते थे, आम कानून देश को चलाने के लिए, उसमें कौन होता था? उसमें जो है उसमें जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर जब कानून का निर्माण होता, आम कानूनों का। ये दो तरह के काम करती थी। प्रश्न इनसे भी आते हैं, आप जरूर इन्हें याद रखिए। क्या? स्वतंत्र भारत की पहली संसद संविधान सभा। आगे बात करेंगे हम, ये संविधान सभा जो है 26 नवंबर 1949 तक जो है अपना जो संविधान निर्माण का कार्य है वो संपन्न कर देती है। तो ये डेट आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है जो आपने याद रखनी है। क्यों?
इस दिन जो है संविधान सभा जो उस अपना जो कार्य कर रही थी संविधान का, वो ख़त्म हो जाता है। तो इस दिन जो है हम बोलेंगे संविधान सभा द्वारा जो संविधान को अंगीकृत या बना दिया गया था। तो संविधान का बनाने का कार्य संपन्न हुआ था या खत्म हुआ था। ठीक है जी, ये हुआ। अब इस बीच में एक प्रश्न और भी आता है कि 26 नवंबर 1949 तक जो है संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन या बैठकें हुई? तो कुल हुई 11 बैठकें हुई थी। ठीक है जी। अब इसमें कुछ और परिवर्तन भी होता है। जैसे 1946 में क्या हुआ था, माउंटबेटन योजना के अधीन कितने सदस्य, 389 सदस्य जो है संविधान सभा में शामिल हुए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि देश का जब विभाजन हुआ तो मुस्लिम लोग जो है इस सभा से, संविधान सभा से अलग हो गए और 389 में सदस्यों में कमी हुई। तो क्या कमी हुई? 389 सदस्यों में कुल रह गए 299 सदस्य। इनकी संख्या 299 रह गई और 296 सदस्यों में से ये कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से। जो आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, 296 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे, उनकी संख्या जो है 229 रह गई थी। इनको भी आप याद रखें, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह 93 सदस्य ये देशी रियासतों से लिए गए थे और इनकी संख्या भी घटकर कितनी रह गई? 70 रह गई। तो इनको भी आप याद रखेंगे। और उसके बाद ये हुआ और उसके बाद संविधान सभा ने और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, उन पर भी हम बात करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता कब ली? तो ये आप याद रखिए, 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता ली। उसके बाद इसने बहुत से इंपॉर्टेंट कार्य किए। देखिए इसमें और भी है। संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज, कौन? तिरंगा को अपनाया। तो राष्ट्रगान को इसने कब अपनाया? राष्ट्रगान को अपनाया इसने 24 जनवरी 1950 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनगण मन कब संविधान सभा ने अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। मैं लिख दूं, जनगण मन और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत। अब राष्ट्रपति की बात करें। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। चौबीस जनवरी 1950 को इन्हें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। उसके बाद हम बात करें बैठकें कितनी हुई। तो 26 नवंबर 1949 तक 11 थी। ठीक है जी, 11 थी। और 24 जनवरी 1950 तक जो है, इस डेट को याद रखें, लास्ट अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। तो इनकी संख्या 12 हुई। तो आप याद रखिएगा कि संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई? 12 बैठकें हुई थी। कितने दिन संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए लगाए? तो कितने दिन लगाए? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। वनडे एग्ज़ाम में कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज़रूर इन्हें याद रखें। उसके बाद बात करें हम बहस की। तो कितने दिन इनके प्रस्ताव में बहसें हुई? तो 114 दिन
इन पर बहस हुई। तो याद रखें, खर्च कितना आया संविधान के निर्माण में, संविधान सभा द्वारा जो खर्च हुआ वो लगभग 64 लाख रुपये, इतना खर्च जो है संविधान के निर्माण में आया। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 26 जनवरी 1950। 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। ये प्रश्न बहुत बार आया है, तो आप रखिए। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्यों ही 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान को लागू किया गया था। 1900, इसके पीछे एक और कहानी है। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और वहाँ वे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम प्रति वर्ष जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उनकी इस प्रतिज्ञा की याद में, उनके संकल्प को याद रखने के लिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है जी, तो इसे आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 1950 से लेकर 1952 तक जो है भारतीय जो संविधान सभा थी, ये एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है। और आप जानते हैं कि 1951-52 में भारत में लोकसभा के लिए चुनाव करवाए गए थे और बाद में नवनिर्वाचित संसद का निर्माण किया था और उसके बाद कानून प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। फ़िलहाल के लिए आपका धन्यवाद। आशा है कि आप सभी ने इसे लेक्चर को आराम से और ध्यान से सुना होगा। थैंक यू सो मच।